नो, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी, और सेक्शन सी का हर क्वेश्चन आपका 3 मार्कर है। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट ए। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y divide the line segment joining the points 1, 2 and 2, 3. Also find the value of y. Also find the value of y. ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप, इसको मैं ले रहा हूं पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8/5, y। ठीक है, और ये वाला जो ये एंड पॉइंट, देखो डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि एंड पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसको मैं ले रहा हूं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2। इसको हम ले लेते हैं पॉइंट पी। ये हो गया पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो, तो रेशियो को क्या एज्यूम करोगे k/1। बस ऐसे होगा ना, तो आप लिखोगे लेट p डिवाइड्स, लेट p डिवाइड्स ये जो पॉइंट p है, हमने ये मान लिया कि ये जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, किस रेशियो में कर रहा है k/1। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछता हूं भैया ये 8/5 जो है, ये जो 8/5 है, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा, तो आप कहोगे सर k/2, दैट इज 2k, राइट। और 1/1, दैट इज 1। और अपॉन में क्या हो जाएगा k+1। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं y बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये जो y वाला पॉइंट है ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर y होगा k×3 + 1 × 2 अपॉन k+1। तो ये होगा k×3, दैट इज 3k, और 1 × 2, दैट इज 2 अपॉन में क्या होगा k+1। अब लेफ्ट वाला पार्ट पहले सॉल्व देखो। अगर मैं इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 विद इन ब्रैकेट k+1। और 5 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2k+1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8k, 8 बन जाए 8, 5 × 2 10k, 5 बन जा 5। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, 8k - 10k क्या हो जाएगा -2k। 8 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो 5 - 8 क्या हो जाएगा -3। क्या आप एग्री करते हो कि ये 3/2 आएगा। ठीक है, अब ये जो 3/2 आ रहा है इसको यहाँ पुट करो। तो जब आप यहाँ पुट करोगे तो y = क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3 की जगह क्या आ जाएगा, k की जगह क्या आ जाएगा 3/2। तो इस k की जगह आ जाएगा 3/2 +2, और इस k की जगह भी क्या आ जाएगा 3/2 +1। बोलो भाई क्लियर है। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो देखो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9/2, और प्लस में ये हो जाएगा 2/1, अपॉन ये हो जाएगा 3/2, और प्लस में हो जाएगा 1/1। जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 9, और जब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, और इस 2 और इस 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। ये 3 तो एज इट इज आ जाएगा, और 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 9 + 4 क्या होगा 13। ये आपका आंसर होगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इट विल बी इक्वल टू 13/5। कोई डाउट है। हाँ जी, और यस यस ये y की वैल्यू है।
हमें वाई निकालना था क्या? निकालना क्या था, रेशियो है वाई? फाइंड द रेशियो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो रेशियो तो जो के की वैल्यू आई है 3:2, रेशियो तो ये है आपका, ये आपका रेशियो है। तो आप कहोगे देयर फॉर रिक्वायर्ड रेशियो, ये तो हो जाएगा 3:2। और y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू क्या आई है? 13/5, एंड y विल बी इक्वल टू 13/5। क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी 26 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। एंड द क्वेश्चन इज ABCD is a rectangle formed by the point A, B, C and D. PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the diagonal of the quadrilateral PQRS bisect each other. ठीक है, सबसे पहले तो भैया एक रेक्टेंगल बना। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। से दिस इज द रेक्टेंगल। और से ये हो गया आपका पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? -1, -1। इसको ले लो पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है? -1, 6। उसको ले लो पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या है? 3, 6। ये हो गया पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है? 3, -1। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंगली पी जो है वो किसका मिड पॉइंट है? वो ए बी का मिड पॉइंट। तो ए बी के बीच में आप रखो पी को। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्यू किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। तो बीसी के बीच में मिड पॉइंट ले लो आप क्यू। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर किसका मिड पॉइंट है? सी डी का। तो आर हो गया मिड पॉइंट आपका सी डी का। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एस किसका मिड पॉइंट है? डी ए का। एस किसका मिड पॉइंट हो गया आपका? डी ए। यस। अब जरा इनको ज्वाइन करो, जैसे पी और एस। और पी को क्यू के साथ कर दो। देन क्यू को आर के साथ कर दो। और इसी तरह से अब क्वेश्चन में देखो आपको ये कहा जा रहा है कि भैया प्रूव करो कि जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करें। अब जरा अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाता हूं तो इसके डायगोनल्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा पी आर, और दूसरा क्या होगा? एस क्यू। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो पी आर का मिड पॉइंट है, देखो डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस, यहां पे लिखो डायगोनल्स पी आर एंड डायगोनल्स एस क्यू, एंड डायगोनल एस क्यू bisect each other, bisect each other if midpoint of PR इक्वल हो मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। एग्री करते हो? अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम हो जाए तो हम कह देंगे कि भैया डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो इसके लिए पहले आपको पी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले आप देखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले आप निकालोगे कोऑर्डिनेट ऑफ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं। सबसे पहले लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी।
कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा, x1 प्लस x2, तो माइनस वन क्या होगा, माइनस टू बाय टू सीधे लिखो -1, और y1 प्लस y2 -1 प्लस 6 कितना होगा 5, तो ये होगा 5/2। ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू फाइंड करो, तो क्यू का क्या होगा -1, क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, -1 प्लस 3 कितना होगा 2, 2/2 क्या होगा 1, तो ये हो गया आपका 1। और देखो 6 + 6 क्या होगा 12, 12/2 कितना होगा 6, ये भी आ गया। इसके बाद फिर आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर फाइंड करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। अगर मैं आर की बात करता हूं तो x1 3 + 3 कितना होगा 6, 6/2 क्या होगा 3, y1 हो गया 6 -1 5, तो ये हो गया 5/2, ये भी आ गया। इसी तरह से आप एस के भी फाइंड कर दो। एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे तो x1 + x2, तो देखो -1 + 3 कितना होगा 2, 2/2 कितना होगा 1, और y1 -1 -1 -2 कितना होगा -1। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको लिखते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स आए -1 और 5/2, मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 और 5/2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,6, आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,5/2, और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं आपके 1, -1, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर, पी आर विल बी इक्वल टू, पी आर में क्या होगा भैया, x1 क्या है -1 + 3 कितना होगा 2, और 2/2 क्या होगा 1, तो ये तो 1 आ रहा है, तो ये आपका क्या आ रहा है 1। इसी तरह से देखो y1 है 5/2 + 5/2 कितना होगा 10/2, और 10/2 क्या होगा 5, तो ये आ रहा है 1 और 5, ये कितना आ रहा है 1 और 5, तो ये आ गया आपका 1,5। इसी तरह से अब फाइंड करेंगे डायगोनल्स ऑफ और कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एस क्यू। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एस क्यू, अब डायगोनल एस क्यू के मिड पॉइंट फाइंड करो। देखो सबसे पहले बताओ क्या आएगा, 1 + 1 कितना होगा 2, 2/2 क्या होगा 1, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1। अब y1 + y2/2, y1 क्या है -1 + 6 कितना होगा 5, 5/2, 5/2। अब देखो इसके तो कोऑर्डिनेट आ रहा है 1,5/2, और यहाँ पर आ रहा है 1,5, ये 5/2 होना चाहिए या ये 5 होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई है, बात समझ में आ रही है। अब चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। पहले तो रफली ये चेक करो, ये ठीक है, -1 कितना होगा -2/2, ये तो ठीक है, 6 -1 5, 5/2 ये भी ठीक है। इसको चेक करो, -1 + 3 कितना होगा 2, 2/2 1, ये भी ठीक है, और 6 + 6 12/2 6, ये भी ठीक है। आर को चेक करो, 3 + 3 कितना होगा 6, 6/2 3, ये भी ठीक है, और 6 -1 5, 5/2 ये भी ठीक है। इसको चेक करो, -1 + 3 कितना होगा 2, 2/2 कितना होगा 1, ये भी ठीक है, और -1 -1 -2 कितना होगा -1, मिड पॉइंट तो सारे ठीक आए हैं। अब पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा, -1 + 3 2, 2/2 क्या होगा 1, और 5/2 + 5/2 कितना होगा ये 10/2, ये 5, ये तो सही आ रहा है। अच्छा यहां से चेक करो, 1 + 1 2, 2/2 कितना होगा
1 और -1 + 6 5 5/2। ये तो सेम नहीं आ रहा भैया, क्या गड़बड़ हो गई? पॉइंट सीख लिए हैं सारे। ए क्या था -1 बी क्या था -1 6 सी 3 6 है और डी 3 - 1 है। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का है, और आर किसका है? सी डी का, और एस किसका है? डी ए का। हाँ गड़बड़ हो गई भैया। फिर से चेक करो, -1 -1 -2 -2/2 -1 6 -1 5 5/2। ये तो ठीक आ रहा है। -1 और 3 कितना होगा? 2 2/2 1 6 + 6 12 12/2 6। ये भी ठीक है, राइट। इधर चेक करो, 3 + 3 6 6/2 कितना होगा? 3 6 -1 5 5/2। ये भी ठीक आ रहा है। इधर चेक करो, -1 + 3 2 2/2 कितना होगा? 1। और -1 -1 -2 कितना होगा? -1। अब अगर मैं इस डायगोनल के मिड पॉइंट निकालता हूँ, यानी कि ये वाला पॉइंट ओ, अगर ये बाइसेक्ट है तो ये इसको मिड पॉइंट होगा ये। तो ये होगा -1 + 3 कितना होगा? 2 2/2 कितना होगा? 1। और 5/2 + 5/2 10। अरे एक मिनट यार, 5/2 + 5/2 कितना हो गया? 10/2। y1 + y2/2। ये 5 5/2, तो ये आ रहा है 5/2, आ रहा है ना 5/2। इधर से चेक करो, अगर निकालता हूँ 1 + 1 2/2 कितना होगा? 1। आ तो रहा है 5/2। आगे सामने वो 10/2 नहीं है, 10/2/2 है, तो ये 5/2 आएगा यहाँ। क्या आएगा? 5/2। तो देखो ये भी 1, 5/2, और ये भी क्या है? 1, 5/2। दैट इज, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था आपको? दैट डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। दैट इज, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, बोलो भाई। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चले आगे। Next question of section C is question number 27, and question is in a teacher's workshop. The number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. यानी कि आपको कहा जा रहा है फ्रेंच पढ़ाने वाले कितने टीचर है? 48। हिंदी पढ़ाने वाले कितने टीचर है? 80। और इंग्लिश पढ़ाने वाले कितने टीचर है? 144। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. अब बताओ यहाँ पे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ? एचसीएफ क्यों? बात तो मिनिमम की हो रही है, तो एचसीएफ कैसे हो जाएगा? मिनिमम की बात हो रही है तो एचसीएफ कैसे हो जाएगा? मिनिमम के लिए तो क्या होता है? एलसीएम। और मैक्सिमम के लिए एचसीएफ, यही होता है ना? कैसे होगा एचसीएफ? हाँ जी। अरे भाई बड़ी छोटी नहीं, मेरा लॉजिक ये है, मैं आपसे जो लॉजिक पूछ रहा हूँ वो बताओ। कि मिनिमम के केस में आप एलसीएम निकालते हो नहीं निकालते? और मैक्सिमम के केस में? मैं कह रहा हूँ अगर मिनिमम है तो आप एचसीएफ क्यों कह रहे हो? अब सुनो रीजन। बोला सही है लेकिन तुक्का मारा है। अब क्यों होगा एचसीएफ ये समझो। मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम कमरों में सेम नंबर ऑफ टीचर्स आ जाए, यानी कि कम से कम कमरों में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स आ जाए, तो इनडायरेक्टली आपको मैक्सिमम ही फाइंड करना है। देखो ना, कम से कम कमरों में क्या? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड। यानी कम से कम कमरों में ज्यादा से ज्यादा टीचर आपको बिठाना है इक्वली। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले ये समझो। हियर वी हैव टू फाइंड
वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सीटेड equally to be seated equally in minimum number of room, minimum number of, ठीक है। तो इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू HCF ऑफ व्हाट 48 80 एंड 144 48 80 एंड 144 एक साथ ही निकाल दे। तो ये हो गया 48, ये हो गया 80 और ये हो गया 144। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अभी भी हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब नहीं होगा। तो क्या आ रहा है भैया HCF? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज HCF इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। यानी कि एक रूम में फ्रेंच के टीचर हो, यानी कि फ्रेंच के टीचर कितने रूम्स में आएंगे, हिंदी के टीचर कितने रूम्स में आएंगे और इंग्लिश के टीचर कितने रूम में आएंगे। तो कैन आई से दैट नाउ नाउ required number of rooms, required number of rooms, फ्रेंच के टीचर कितने हैं टोटल 48, 48, 48 को 16 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से हिंदी के टीचर कितने हैं 80, इसको भी 16 से डिवाइड कर दो। भैया एक रूम में मैक्सिमम 16 ही बिठा सकते हो ना, तो हिंदी के टीचर कितने रूम्स में आएंगे इससे ये आ जाएगा। और इंग्लिश के टोटल टीचर 144 है, एक रूम में मैक्सिमम 16 टीचर आप बिठा सकते हो इंग्लिश के, तो कितने रूम में ये आएंगे ये भी आ जाएगा। 16 3 जा 48, तो फ्रेंच के तो 3 रूम्स में आएंगे, हिंदी के जो है 5 टीचर जो 5 रूम्स में आएंगे, और 16 9 जा 144, तो 9 और 3 12, 12 और 5, तो ये आपका आंसर होगा। टोटल 12 रूम्स में ये सारे टीचर्स इक्वल नंबर ऑफ उसमें बैठेंगे। क्लियर हो गया? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। ये तो आई थिंक हम मेरे ख्याल से तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट। प्रूव द tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस secant थीटा cosec थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये जो cot थीटा इसको क्या लिखोगे cos थीटा बाय sin थीटा। फिर ये जो न्यूमरेटर में cot थीटा ये क्या हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन 1 माइनस, और ये जो tan थीटा इसको क्या लिखोगे sin थीटा बाय cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, और डिनोमिनेटर में देखो 1, ये 1 और ये sin थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका sin थीटा। साइन थीटा को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा,
ये हो जाएगा 1/1, तो ये 1 और ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब 1 को कॉस थीटा से करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। ये इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, देखो ये हो गया आपका ये जो न्यूमरेटर है ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ तो रेसिप्रोकेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे यहाँ देखो, न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो प्लस में आपने लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो जैसे यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, राइट, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो, यानी कि ये भी जब पूरा फ्रैक्शन न्यूमरेटर में जाएगा तो कैसे जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, और ये जो है मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा, जो माइनस वाली टर्म है ये प्लस की हो जाएगी, और जो ये प्लस वाली टर्म है ये माइनस की हो जाएगी। ये भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना, तो मैंने कॉमन ले लिया 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया ना, ठीक है। चलो जी, अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका, विद इन ब्रैकेट, अब विद इन ब्रैकेट देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, टोटल तो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, वेरी गुड, माइनस इसी तरह से देखो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है जी, ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होगा ए बी, तो ए बी क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आपका कैंसिल होगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर को सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा को मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको प्रूव करना है पहले मैं वो सामने रखता हूँ। दैट्स व्हाट वी हैव टू, देखो ये आपको प्रूव करना है।
तो पहले अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, साइन से साइन, कॉस से कॉस, तो मैं 1 लिख सकता हूं प्लस। अब देखो 1/cos थीटा क्या होगा, बोलो, सीकेंड थीटा। और 1/sin थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये प्रूव करना है ना आपको, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्या हो गया, हैंस, हैंस क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29 is 3 years ago, Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later, Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? ठीक है। नाउ का मतलब आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि एंड नजमा बी। रश्मि की हम ले लेते हैं x years और नजमा की ले लेते हैं y years रिस्पेक्टिव। अब ध्यान से देख, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 years ago, पहले या बाद में, पहले। अभी अगर इसकी एज x है तो 3 साल पहले कितनी होगी, x-3। अभी अगर इसकी एज y है तो 3 साल पहले कितनी होगी, y-3। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस, रश्मि 3 गुना थी। अगर रश्मि 3 गुना थी तो इक्वल टू में 3 करो, हो गया इक्वल, ठीक है। एक इक्वेशन तो यहां से क्या आ गई, x-3 इक्वल टू 3y-9, +3y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो x-3y हो जाएगा, -9, -3 को यहां ले जाओगे तो +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विच इंप्लाइज x-3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, फिर आगे क्या कहा जा रहा है आपको, अब कहा जा रहा है आपको 10 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में, नाउ। तो अब अगर अभी एज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x+10। 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो नजमा का केस हो जाएगा y+10, रश्मि ट्वाइस है, तो नजमा वाले केस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वल। यहां से सॉल्व करने पे जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x+10, 2 × y क्या हो जाएगा 2y, और 2 × 10 क्या हो जाएगा 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x+10, या मैं इसको डायरेक्टली, तो देखो ये हो जाएगा x, ये +2y है, यहां जाके क्या हो जाएगा -2y। ये 20 है, ये +10 है, यहां जाके क्या हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा x-2y, और 20 - 10 कितना हो जाएगा आपका 10। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड सॉल्विंग सॉल्विंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-3y इक्वल टू -6। और सेकंड इक्वेशन क्या है, x-2y इक्वल टू 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -y, -6 - 10 कितना हो जाएगा -16। ये कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया 16। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 16 इन 1, मैं 1 में पुट कर, तो x-3, y की जगह क्या होगा 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो x इक्वल टू क्या होगा -6, ये -48 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +48। 48 - 6 कितना 42। बस ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर रश्मिज प्रेजेंट एज बी, रश्मि की एक्स थी ना, तो कितना है 42, 42 years, एंड नजमा
प्रेजेंट एज बी, नजमा की कितनी हो जाएगी? 16 years। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपको ध्यान हो तो काफी सारे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए, पार्ट ए। इन द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर, ए बी इज अ डायमीटर। आपको कहा जा रहा है ए बी जो है वो डायमीटर है ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर क्या हो है? ए क्यू बी पी एंड पी क्यू। देखो ये आपका ए क्यू है, ये आपका बीपी है, और ये आपका पी क्यू है, और ये तीनों ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या टेंजेंट है टू द सर्कल। तो आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूव करना। दैट्स व्हाट वी हैव टू। तो पहले मैं थोड़ा सा फिगर को देखो, ये आपकी एग्जैक्ट फिगर है, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर। अब इस पे सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि यहां से हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे और ज्वाइन करेंगे इसको इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? M। तो सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया? ज्वाइन ओ एम, और एम को आप फिगर में मेंशन करो। अब मैं इस एंगल को 1 ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक ये एंगल 2 ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक इसको 3 ले रहा हूं, और इसको ले रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अब मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, एक मैं कंसीडर कर रहा हूं ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, और दूसरा मैं कंसीडर कर रहा हूं ओ एम क्यू। बोलो भाई, ये क्लियर होगी बात? मैंने लिखा, प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं? ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ एम क्यू, ओ एम क्यू। सबसे पहले क्या आप एग्री करते हो? क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 होगा? ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, यहां ये हो जाएगा 5, और इसको हमने ले लिया 6। तो हमने कहा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। रीजन बोलो। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो रीजन क्या होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसके बाद अगर आप फिगर पर आओ तो राइट एंगल देखो, इस राइट एंगल के अपोजिट क्या है? ओ क्यू, और इस राइट एंगल के अपोजिट क्या है? ओ क्यू, यानी कि हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल का कॉमन है। आर के बाद ऐसा आ गया, तो आपने क्या कहा? दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, वाई? दिस इज कॉमन। तो आर एच फिर क्या होता है? एस। नाउ कैन आई से दैट इस ट्राइंगल में ओ ए और इस ट्राइंगल में ओ एम इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ एम। आपने कहा ओ ए विल बी इक्वल टू ओ एम, और इसका रीजन क्या होगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। जैसे आपने ये चीज प्रूव की तो आपने कहा विच इंप्लाइज, ये जो ट्राइंगल ओ ए क्यू है, ट्राइंगल ओ ए क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एम क्यू के। तो रीजन क्या होगा? आर एच एस। वेरी। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से दैट बाय सीपीसीटी ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा? यस और नो? तो आप कहोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच implies एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन? बाय सीपीसीटी। जैसे आपने प्रूव किया कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब आप कहोगे सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ क्यू एम, जैसे ये आपने प्रूव किया, सिमिलरली वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ एम पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओबीपी। इसके बाद आप लिखोगे सिमिलरली
सिमिलरली ट्राइंगल OMP will be congruent to triangle OBP and angle 3 is equal to angle 4। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अच्छा आप देखो, क्या आप एग्री करते हो इन चारों का सम कितना होगा? 180, क्योंकि पूरा तो ये है। रीजन, रीजन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पेयर नहीं बोलोगे क्योंकि दो से ज्यादा है, आप कहोगे नाउ, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब देखो आपको जो प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ये वाला एंगल। हमें प्रूव करना है ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि एंगल QOP ये 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 और 3 की है। हमें अच्छा 1 किसके इक्वल है? 2 के। और 3 किसके इक्वल है? 4 के। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 और 3 की है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2। टी आपका एज इट इज है। इस 4 की जगह भी क्या आ जाएगा? 4 किसके इक्वल है? 3। तो 4 की जगह क्या आ जाएगा? 3। ये इक्वल हो जाएगा 180। रीजन मेंशन कर दोगे ऐसा क्यों लिखा आपने? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने एंगल 2 हैं? ट्वाइस। और कितने एंगल 3 है? ट्वाइस। 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180/2 दैट इज 90 डिग्री। और जिसको आप एंगल 2 प्लस एंगल 3 कह रहे हो, ये आपका है क्या? दिस इज एंगल PO। ये देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज एंगल POQ। दैट इज एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव। अगेन वेरी 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 क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन सी का, वो इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। द क्वेश्चन इज अ सर्कल विद सेंटर O। जैसा आप देख सकते हो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? O। ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो 8 है, यानी कि OP भी 8 होगा, फिर ये भी 8 होना चाहिए। तो फिगर में सब चीजें मेंशन करता जाता हूँ। रेडियस 8 है तो मैं बोल सकता हूँ ये 8 होगा। और ये भी क्या होगा आपका? 8। ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS आर द 4 पॉइंट। देखो ये रहा P, ये Q, ये R और ये S। एज शोन इफ AD इज परपेंडिकुलर टू DC, AD इज परपेंडिकुलर टू DC, तो ये 90 परपेंडिकुलर है। BC आपका 30 है, चलो जी ये भी लिख लेते हैं। एज पर क्वेश्चन BC जो है टोटल वो कितना? 30। तो ये पूरा जो है आपका ये 30 सेंटीमीटर। BC आपका 30 है। एंड फिर क्या कहा जा रहा है? एंड BS इक्वल टू 24। BS आपका 24 है। B से लेके S तक ये कितना है? 24। अच्छा ये 24 है तो फिर ये भी 24 होना चाहिए। ये 24 है तो फिर RC कितना हो गया? 6। RC 6 हो गया तो ये भी कितना हो गया? 6। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल। तो आपको DC निकाल, QC तो आ गया, BQ निकालना होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे हेयर BS इज इक्वल टू BR। रीजन, टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम an external point to a circle are equal. Tangents from an external point to a circle are equal। आर इक्वल, ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो फिर मैं
आरसी की वैल्यू निकाल सकता हूं, विच इम्प्लाइज आरसी इज इक्वल टू, अब आरसी क्या होगा, देखो बी एस इक्वल टू बी आर, तो आरसी की वैल्यू क्या होगी, आरसी की वैल्यू होगी इस बीसी में से आप बी आर माइनस कर दो, बीसी माइनस बी आर, बी बीसी क्वेश्चन में 30 है और बी आर ये कितना है आपका 24, तो आरसी आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। नाउ आरसी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, आप कहोगे सर आरसी जो है वो क्यूसी के इक्वल होगा, यानी कि सी क्यू के इक्वल होगा, आरसी विल बी इक्वल टू सी क्यू, रीजन यही आएगा, तो मैं यही सारे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब जो सी क्यू है आपका वो आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आरसी की वैल्यू कितनी आई है 6। अच्छा अब आगे देखो, अब देखो ये 90 है, ये रेडियस इस पे 90 होगा, ऐसे ओ क्यू रेडियस है, ये भी इस टेंजेंट पे 90 होगा, सारे 90 तो ये भी 90, और देखो एडजेसेंट साइड इक्वल, ये 8 है तो ये भी क्या 8 है, तो इसका मतलब ये फिगर क्या है स्क्वायर, आप कहोगे हेयर क्वाड्रिलेटरल ओ पी डी क्यू विथ ईच एंगल 90 डिग्री, with each angle 90 degree and adjacent sides equal, and adjacent side equal is a square, ये तो स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर, स्क्वायर होने का मतलब इसकी सारी साइड इक्वल होगी। नाउ तो डी क्यू क्या होगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू ओपी एंड इट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो डी क्यू भी आ गया, जैसे डी क्यू आ गया अब आप इसको फाइंड कर सकते हो, किसको, डीसी को निकाल सकते हो ना, तो आप कहोगे नाउ डीसी इज इक्वल टू, नाउ डीसी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस सी क्यू, डी क्यू कितना है 8, सी क्यू कितना आया था 6, इट विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया अभी, ठीक है। इसके बाद the last question of this section, C but not least, that is क्वेश्चन नंबर 31। आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो लेंथ यानी कि हाइट है 14 सेंटीमीटर, और आउटर और इनर रेडियल का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा कर लेते हैं, लेट लेट आउटर एंड इनर रेडियाई बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो आप मुझे बताओ क्या आप एग्री करते हो, इसका मतलब ये हो गया भैया आउटर रेडियस तो बड़ा होगा, R1 यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, R1 जो है वो R2 से क्या होगा, वो बड़ा होगा, क्योंकि आउटर रेडियस बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, और इसी को आप ले लो क्वेश्चन 1। अच्छा फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम है 176 सेंटीमीटर क्यूब, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन कितना 176 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आउटर और इनर एरिया गिवन है तो ध्यान से देखना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई, आर स्क्वायर की जगह होगा R1 स्क्वायर माइनस R2, और इंटू में होगा H, और ये होगा 176 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ R1 प्लस R2, यानी कि A प्लस बी, और A माइनस बी, और H हो गया लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की लेंथ की जगह क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 176। अब क्वेश्चन में R1 माइनस R2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है 1, तो R1 माइनस R2 की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2, इसकी जगह 1 आ जाएगा 1, इंटू में क्या होगा 14 इक्वल टू 176। क्या पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं तो क्या लोगे
22/7। तो R1 + R2, और पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7, और इंटू में 14 × 1 क्या होगा, 14, इक्वल टू क्या होगा, 176। तो 7 × 2 = 14। तो कैन आई से दैट R1 + R2 विल बी इक्वल टू, ये तो 176 है, और ये जो 22 × 2 है ये दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। अब जरा देखो किस पर जाएगा। 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। तो R1 + R2 कितना हो गया, 4। R1 + R2 = 4, ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व करो, 1 और 2 को सॉल्व कर। अब आप लिखोगे सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। 1 क्या है, R1 - R2 = 1। तो आपने लिखा R1 - R2 = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड क्या है, ये R1 + R2 = 4, ये है ना सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2R1, 4 + 1 क्या होगा, 5। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। पुट कर दो, पुट R1 = 5/2 इन 1। R1 की जगह 5/2 -R2 = क्या होगा, 1, यही होगा। तो -R2 को तो यहाँ शिफ्ट करो, ये प्लस हो जाएगा। +1 को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 5/2 -1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो R2 विल बी इक्वल टू, आपका एलसीएम आएगा 2, तो 5 - 2 ये आ जाएगा 3/2। तो R2 आ गया 3/2 और R1 आ गया 5/2। क्या निकालना था, आउटर एंड इनर रेडियाई आ गया। आउटर रेडियाई क्या आ गया, 5/2 सेंटीमीटर, और इनर रेडियाई क्या आ गया, 3/2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपका सेक्शन सी का एनालिसिस होता है आपका कंप्लीट। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ वो नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन डी का जो आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो इसकी जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कितना, 60 डिग्री। एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। एक तो आपको लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल फाइंड करना है, एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी एक फिगर बनाता हूं, अब इसको ऐसे समझो कि से ये हो गया आपका सर्कल, द सर्कल, और माइनर सेगमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एक कोड ले लेता हूँ, राइट। और से ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट इज ओ, और इसको आप इससे कनेक्ट कर दो, और इस पॉइंट को आप इससे कनेक्ट कर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी फिगर होगी। अब एक तो आपको माइनर सेगमेंट फाइंड करनी है ना, फाइंड द, एक तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, तो ये जो शेडेड वाला पार्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। और लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, इस आर्क के थ्रू सेंटर में जो एंगल बना है वो कितना है आपका, वो है आपका 60 डिग्री। इसको ए ले लो और इसको ले लो बी। क्लियर हो गया। अच्छा, रेडियस कितना है आपका, 21, तो ये भी 21, और ये भी कितना हो गया, 20। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होगा,
लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई, और आर की वैल्यू है 20, राइट। और थीटा आपका ये थीटा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो क्या लोगे 22/7, और इंटू आर, आर आपका कितना है 21, तो ये हो गया 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया लेंथ ऑफ आर 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पार्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क तो आ गई। अब यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, जब आप इस पूरे सेक्टर में से, है ना ये पूरा सेक्टर, जब मैं इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करूंगा तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो कैन आई से दैट हाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, और माइनस में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको आप ले लो क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या होता है फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तो आपका ये है दैट इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और पाई हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 21 इंटू 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 1 23, यही आ रहा है। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, नहीं अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, पहले मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूँ ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा ये भी 21, ये भी 21, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और इसको क्या ले लो 3, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा 180 डिग्री। ये जो इक्वल है इसको x डिग्री मान लेते हैं, तो एंगल 1 की जगह x,
एंगल 2 की जगह x और एंगल 3 की जगह क्या आ गया 180। तो ट्वाइस ऑफ x क्या होगा 180 माइनस एंगल 3, और एंगल 3 कितना है आपका 60। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 120 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। अब ध्यान से देखो फिगर पे देखो, ये भी 60 हो गया और ये भी क्या हो गया 60। तो सारे एंगल अगर इक्वल है 60 डिग्री है तो कौन सा ट्राइंगल है इक्विलेटरल। क्या है इक्विलेटरल। इसका मतलब ये हो गया इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो इसका एरिया निकाल सकते हो आप इजली, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। क्या होता है फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √3/4। अब जो इस ट्राइंगल की साइड है वो रेडियस है, रेडियस कितना है 21, 21 का स्क्वायर कितना 441, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा √3 की वैल्यू 1.73, अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब 1.73 को 4 से डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा 0.44 जा 60, 4 में से 6 गया 1 3, 4 3 जा 12, 13 में से 12 गया 1 0, 4 2 जा 8 और 2 और 0 क्या हो जाएगा 4 5 जा 20। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 441 इंटू 0.4325। अब 4325 किससे मल्टीप्लाई करोगे 441 से, तो 1 से करोगे तो क्या आएगा 5 2 3 4, 4 से करोगे 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 4 जा 16 और 1 17, देन 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 4 जा 16 और 1 17। क्या हो गया 5 2 3, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 1। अच्छा डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 4, 4 डिजिट से पहले आएगा 1 2 3 4, यहाँ आएगा 190.73, राइट। अप्रोक्सीमेट में लिख लेते हैं 190 के बाद 0.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अप्रोक्स। कैन आई से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 231, ये हो गया 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 190.73, ये हो गया 190.73, तो ये हो गया 231 और 190.73। डेसिमल के बाद 2 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और ये क्या हो गया आपका 0, और 13 में से 9 गया 4। तो ये आपका आंसर आ गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। ठीक है इस तरह से करना है आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट ए क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड द प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म का मतलब ए, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी, ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। ओके, तो भैया सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 32। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट यानी कि ए, एट टर्म प्लस एट
ये किसके इक्वल है? 32 के। अच्छा, एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब क्या होगा? A+70। तो ये हो गया A+70 इक्वल टू 32। अच्छा, और क्या कहा जा रहा है? इसके बाद आपको कहा जा रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। तो मैं यहां लिख देता हूँ प्रोडक्ट का मतलब A × 8। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली किसके इक्वल है? 60। एट की वैल्यू क्या है? A+70। तो ये हो गया A+70 इक्वल टू 60। एग्री करते हो? अच्छा, यहां से मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज, यहां से देखो A+70 क्या होगा? 32 माइनस ए होगा। अच्छा, ये जो आपकी A+70 की वैल्यू आई है, ये इसको उठा के अगर मैं यहां से यहां पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए A+70 की जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह 32 माइनस ए आएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 60। बोलो भाई यस और नो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A × 32 क्या हो जाएगा? 32A। और A × -A क्या हो जाएगा? -A² इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 60। माइनस को यहां ले जाओ, A²। 32A को यहां ले जाओ, -32A। और प्लस में क्या आ जाएगा? 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 32 आ जाए। बोलो जी। 60 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 32 आ जाए। 60 के। हाँ जी। 30 और 32 से क्या होता है? 60 होता है। तो ये हो जाएगा -30A -2A +60 इक्वल टू 0। अब देखो, इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आएगा? A। तो ब्रैकेट में आ गया A-30। यहां से कॉमन क्या आएगा? -2। तो ये भी हो गया ब्रैकेट में A-30, और इक्वल टू में क्या हो गया? 0। अब यहां से देखो कॉमन फैक्टर क्या है? A-30। और दूसरा फैक्टर क्या है? A-2 इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर A-30 0 के इक्वल है तो A की वैल्यू 30, और A-2 0 के इक्वल है तो A की वैल्यू 2। तो A की वैल्यू तो आ गई। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखो, A+70 इक्वल टू क्या था? 32 माइनस ए। ये क्वेश्चन देखो आप। यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 1। तो पुट A = 30, ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, इन 1। तो 7D इक्वल टू क्या होगा? देखो 32 होगा, ध्यान से देखो, ये -A है, ये A भी यहां शिफ्ट होगा तो क्या होगा? -A। तो आप एग्री करते हो 32 -2A होगा, और A की वैल्यू क्या है? 30। तो 7D इक्वल टू क्या होगा? 32 -2 इंटू 30। तो 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 -60। तो 7D इक्वल टू -28। तो D इक्वल टू 4, -4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ when A इज इक्वल टू 32, when A इज इक्वल टू 30, तो D की वैल्यू क्या आ रही है? -4। एक कॉम्बिनेशन तो ये आ गया, आ गया। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या आई है A की? 2। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली जाता हूं तो आप लिखोगे पुट A = 2 इन 1। बात समझ में आ रही है? फिर देखो सीधा यहां पर आ जाओ, ये आएगा ना आपका। तो 7D इक्वल टू क्या होगा? 32। ए की जगह 2 रखोगे तो 4। तो 7D इक्वल टू क्या होगा? 28। तो D इक्वल टू क्या आ गया? 4। दूसरा कॉम्बिनेशन आ गया A = 2 एंड A = 2
तो डी इक्वल टू क्या है 4। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर होगी। तो फर्स्ट टर्म और ये तो आ गया। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, तो आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर दिया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म। अब यहाँ पर दो केस हो गए। पहले लेते हैं केस वन, व्हेन a इक्वल टू 30 एंड d इक्वल टू -1। नाउ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या निकालना, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो n की जगह 20 रखोगे, तो S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां n है वहां 20। 2 इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा 30, जहां n है वहां 20, और d की जगह क्या आ जाएगा -4। d की जगह क्या आ जाएगा -4। 20 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 10। 2 इंटू 30 क्या होगा 60, और ये हो जाएगा -4। 20 - 1 क्या हो जाएगा 19। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 विद इन ब्रैकेट 60 माइनस 19 4 जा 76। ये हो गया 76। तो 60 - 76 कितना, -16। तो क्या क्या आप एग्री करते हो, -160 आएगा। आ रहा है? ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ केस टू। केस टू है आपका, व्हेन a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 4। व्हेन a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 4 अगेन। तो S20 इक्वल टू क्या होगा, n/2 20/2 2a की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस n-1 20 - 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा 4। ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो 20/2 क्या हो गया 10, 2 जा क्या हो गया 4, 20 - 1 19, 19 4 जा 76, 76 प्लस 4 80, 80 इंटू 10 ये आएगा। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाओ दो। यहाँ रखो। चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है। इज एन एपी ऑफ 40 टर्म्स। तो 40 टर्म्स का मतलब है किसकी वैल्यू है एन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 है, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी एन की। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153। तो आप एग्री करते हो S9 की वैल्यू 153 है। एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, लास्ट 6 टर्म्स का सम कितना है 687। तो determine the first term and the common difference of AP. Also find the sum of all the terms of the AP. बोलो भाई, क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स। ठीक है, तो कैन आई से दैट हियर n इज इक्वल टू 40। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपकी 40 है। इतनी बात समझ में आ गई, हियर n इज इक्वल टू 40। इसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153। तो S9 153 है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 687। अब ये ध्यान से देख, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स कितने हैं आपका 687। टोटल 40 टर्म्स है, तो लास्ट 6 टर्म्स क्या होंगी 35 36 37 38 39 40। एग्री करते हो? तो क्या मैं सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स को ऐसे लिख सकता हूँ, A 35
प्लस A36 प्लस A37 प्लस A38 प्लस A39 इक्वल टू 687। यस और नो? A35 को क्या लिखोगे? वेरी गुड, A+34D। A36 को क्या लिखोगे? A+35D। A+35D। A37 को क्या लिखोगे? A+36D। A38 को क्या लिखोगे? A+37D। A39 को क्या लिखोगे? A+38D। और A40 को क्या लिखेंगे हम? A+39D। और ये सारा इक्वल टू में क्या है? 687। अच्छा, टोटल 6 टर्म है तो 6 ए तो हो गया। ये तो पता है कि सभी ए को प्लस करूंगा। अगर हम सभी ए को प्लस करते हैं तो ये होगा 6 ए। अच्छा, इनको प्लस करो। 34, 35, 36, 37, 38, 39। 34, 35, 36, 37, 9 और 8, 17। 17 प्लस 7, 24। 24 प्लस 6, 30। 30 प्लस 5, 35। 35 प्लस 4, 39। तो ये तो हो गया 9 और 3। 1 2 3 4 5 6 7। 7 3 जा 21। 219 आएगा। कितना आएगा? 219। तो ये हो गया 6 a+219D। और इक्वल टू में कितना है ये? 687। इक्वल टू में कितना है? 687। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से तो हो ही जाएगा। अगर देखो मैं इसको पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 ये होगा 2a। और 3 7 जा 21। 3 3 जा 9। 3 2 जा 6। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। हो गया। इसको ले लो इक्वेशन 2। और फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 1 लो। ये तो एक ही इक्वेशन बन गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? S9 इक्वल टू 153। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म मीन्स S9 इसके इक्वल है 153। तो ये भी क्या होगा? Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 × d। तो इसका मतलब n की जगह, अच्छा, n की जगह क्या आ जाएगा? 9। तो अगर आप कहते हो S9 इक्वल टू 153, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला ये होगा n की जगह 9। तो 9/2 2a प्लस, यहाँ पे n की जगह 9 रखोगे तो 9 - 1 क्या होगा? 8। तो 2a प्लस 8d इक्वल टू में क्या होगा? 153। तो 2a प्लस 8d क्या होगा? 2a। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन? 2। तो ये हो गया 9/2। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a+4d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 153। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a+4d इक्वल टू क्या होगा? 153। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो गया 9 1 जा 9। 9 7 जा 63। ये हो गया क्वेश्चन 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2। सॉल्विंग 1 एंड 2। बाय। चलो जाओ आप भी जाओ। और फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है आपकी? 2a+73d इक्वल टू 229। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। 2a+73d इक्वल टू 229।
तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2a प्लस 73d इक्वल टू 229। अच्छा सेकंड क्या है, a प्लस 4d इक्वल टू में क्या है 17। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, राइट। तो 1 को तो मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन 2 को कर रहा हूँ 2 से। तो 1 तो एज इट इज आ जाएगी 2a प्लस 73d इक्वल टू 229। और ये हो जाएगा 2 इंटू ए, 2a, ये हो जाएगा 2 इंटू 4d, 8d, और 17 इंटू 2 क्या हो जाएगा 35। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। 73 और 8, 13 में से 8 गया 5, 65, तो ये हो गया 65d। और 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, और 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, और बाकी 1। अब देखो ये मेरे ख्याल से 5 पर जाएगा, नहीं 5 पे नहीं, 195/65। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ऐसे कर, 5 × 3 = 15, और 5 × 9 = 45, 13 × 3 = 39। डी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो पुट डी इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते, सेकेंड थोड़ा इजी है, इनटू वी गेट। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकेंड इक्वेशन है आपकी a+4d इक्वल टू 17। तो ये हो गया आपका a+4d, तो डी की जगह 3 इक्वल टू 17। तो ए क्या हो जाएगा 17 - 12, तो कितना आ गया 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म वो क्या आएगी 5, एंड कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 3। कुछ और भी फाइंड करना था या यही करना था, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। ऑल द टर्म्स का मतलब S40, क्या फाइंड करना है S40। नाउ SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 × d, विच इम्प्लाइज तो S40, तो जहां n है वहां 40, 40/2, और a की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 2 × 5। फिर n की जगह क्या आएगा 40 - 1, और d की जगह क्या आएगा 3। तो 40/2 क्या हो जाएगा 20, 2 × 5 जा क्या हो जाएगा 10, 40 - 1 क्या आएगा 39, और इंटू में क्या आएगा 3। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 39 को 3 से करो, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, और 2 11। तो ये हो गया 117। तो ये हो गया 20, 117 में 10 ऐड कर दो, 127, 127 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, और 1 5, 2 1 × 2, तो क्या आएगा 2540। बोलो भाई यही आ रहा आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बीपीटी है, हो जाएगी ये तो, पता नहीं कितने सैंपल पेपर में कर चुके हैं। करवा दूं या हो जाएगी, आती है। रफली एक बार बता देता हूँ, एक ट्रायंगल बनाओगे ऐसे, ABC, और ये हो गया D, ये हो गया E। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये आपने वो लाइन ड्रॉ कर, ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूव करना है कि इनका जो रेशियो है ये वाली दो साइड का, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है AD/DB विल बी इक्वल टू AE/EC, ऐसे ही करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो यहां से क्या करोगे परपेंडिकुलर, और ऐसे D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे से DN, और ये पूरा परपेंडिकुलर इस पर होगा।
और इसको इससे ज्वाइन कर दोगे और इसको इससे ज्वाइन कर दो। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आप यहां से निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। लेकिन इसमें जो हाइट है दोनों केसेस में वो ईएम ही रही। और फिर आप निकालोगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी। और जब इस साइड ये ग्रीन वाले ट्राइंगल का रेशियो निकालोगे तो हाइट क्या होगी, डी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों को इक्वेट करें, इक्वेट कैसे करोगे, एक कंसेप्ट और आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी और सीडी दोनों सेम बेस पर है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो। जैसे आप एरिया इक्वल रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होने के बाद ये रेशियो आपका इक्वल आ जाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। हो जाएगा या करवा दूं, हो जाएगा। चलो जी। इसके बाद इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, हाँ भाई ये क्वेश्चन अच्छा है। इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखो क्या है आपका। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है। दिस इज द गिवन फिगर, राइट, दिस इज द गिवन फिगर। पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, पहले तो मैं फिगर ले लेता हूँ प्रॉपर। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि ये एंगल भी 90, ये भी 90, और कहता है आरसी भी परपेंडिकुलर है एसी, ये तीनों 90 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया आपको पी ए क्यू बी एंड आर सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, इफ ए पी इक्वल टू एक्स, बी क्यू इक्वल टू वाई एंड सी आर इक्वल टू जेड, देन वी हैव टू प्रूव दिस 1/x plus 1/z equal to 1 by, what we have to prove, to prove, we have to prove that 1/x plus 1/z equal to 1/y। अच्छा, अब कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं पी ए सी। बात समझ में आ रही है, पी ए सी। और इसके साथ मैं दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं क्यू बी सी। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, क्यू बी सी। अब देखो ये एंगल तो दोनों में ही कॉमन है ना, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने कहा अब प्रूफ जब आप करोगे तो आपने कहा इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लिया पी ए सी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या ले लिया, क्यू बी सी। तो देखो ये वाला एंगल, एंगल पी ए सी विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल क्यू बी सी, वाई, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और देखो ये एंगल सी, यानी कि एंगल पी सी ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू सी बी, वाई, ये कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी सी, यस और नो। ये सिमिलर होगा आपका। अच्छा, जैसे ये सिमिलर हो गया तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है पी ए सी, आपने प्रूव कर दिया ये जो ट्राइंगल है पी ए सी, ये किसके सिमिलर है, क्यू बी सी के, इसके, राइट। अब सिमिलर है, रीजन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो देखो अगर मैं यहां से लेता हूं पी ए, रेड वाले ट्राइंगल से, तो इसमें क्या होगा, क्यू बी। और यहां से अगर आप लेते हो ए सी,
तो यहां पर क्या होगा, BC। अब वैल्यू रखो, विच इंप्लाइज PA क्या है, X, और QB इसका रीजन क्या दोगे, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, QB की वैल्यू क्या है, Y, और इक्वल टू में क्या है, AC/BC। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विच इंप्लाइज Y/X, मैं रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, अगर ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, BC/AC होना चाहिए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर हो गया। इसी तरह से अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं RCA। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, RCA। और दूसरा ट्राइंगल जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो क्या है, QBA। समझ में आ रहा है, QBA। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल RCA, इन ट्राइंगल RCA एंड ट्राइंगल QBA। अब देखो, क्या आप एग्री करते हो, RCA में ये वाला एंगल 90 है, तो QBA में ये वाला एंगल 90 है, तो एंगल RCA विल बी इक्वल टू एंगल QBA। वाई, ईच 90 डिग्री। अच्छा, एंगल RCA में ये वाला एंगल है और QBA में भी ये कॉमन है, तो एंगल RAC विल बी इक्वल टू एंगल QAB। ये दोनों में कॉमन है, ये हो गया कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर, विच इंप्लाइज ट्राइंगल RCA is similar to triangle QBA। रीजन क्या होगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब देखो, इस ट्राइंगल्स में RC और इस ट्राइंगल में क्या होगा, QB। इस ट्राइंगल में क्या होगा, QB इक्वल टू, अगर आप इस ट्राइंगल की बात करो तो इसमें क्या आएगा, AC। तो ये हो गया आपका AC अपॉन में, और इस ट्राइंगल में क्या होगा आपका, AB। तो ये हो गया आपका AB। ये क्या हो गया आपका, AB। अब देखो RC क्या है, अगर आप RC को देखो तो RC Z है, और ये क्या है, Y, तो Z/Y। तो ये हो जाएगा Z/Y, Z/Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC/AB। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं तो Y/Z इक्वल टू AB/AC। अब ये तो 2 है, और फर्स्ट इक्वेशन जो होती इसको भी ले लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। देखो, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1 and 2, तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Y/X, और यहां से क्या है, Y/Z। यहां से राइट हैंड साइड क्या है, BC/AC, और यहां से क्या है, AB बाय, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कॉमन क्या आएगा, Y। Y कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/X प्लस 1/Z। और देखो यहां से कॉमन एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, AC। तो ये हो जाएगा BC प्लस AB। अब आप फिगर में देखो, BC प्लस AB है क्या, ये देखो, ये आपका BC और प्लस AB, टोटल कितना है, AC। टोटल कितना है ये आपका, AC। तो ये हो गया आपका इक्वल टू AC/AC। ये कैंसिल होके क्या हो गया, 1। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 1/X प्लस 1/Z इक्वल टू 1/Y। आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, 1/X प्लस 1/Z इक्वल टू 1/Y। ये देखो,
हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना। 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y, ये हो गया आपका हैंस। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भैया आप अच्छे से करके जाना, मैं यहाँ स्टार भी लगा दिया। ठीक है। The next question of this section is question number 35, which is the last question but not least. Question number 35 क्या है? A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. तो पहले एक टावर बना लेते हैं और उसके ऊपर एक पोल, राइट? तो से दिस इज द टावर और इसके ऊपर हम ले लेते हैं एक, से ये हो गया आपका पोल। बात आ रही समझ में? ये रेड वाला हो गया पोल। तो ये जो रेड वाला है ये आपका पोल है, ये पोल है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपका क्या है, टावर। ये क्या है आपका टावर, ठीक है। इसका क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है? तो आगे कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले लो पी, दिस इज द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से अगर आप इस पोल के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आपका, 60 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ये वाला एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है आपको? एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। अब देखो टावर का जो टॉप है, मैं बोल सकता हूँ ये वाला पॉइंट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि आप इस पॉइंट से, टॉप ऑफ द टावर से पॉइंट पी पर आप देखते हो तो ये कितना है, 45 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा, ये 45 है तो फिर ये एंगल भी 45 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को ले लो बी, ये हो गया सी और ये तो है ही पी आपका, और ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना है? फिर आपको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर को तो हम ले लेते हैं एच, क्या ले लेते हैं, एच मीटर। एक तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है, और फुट ऑफ द टावर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं एक्स मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और पोल की हाइट आई थिंक आपको गिवन है 6 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी है आपकी, 6 मीटर। तो ये जो हाइट है आपकी, ये है आपकी 6 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल। पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं इन राइट ट्राइंगल ए बी ए सी पी की। समझ में आ रहा है कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ए सी पी। तो ए सी पी में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, ये पूरा 60 डिग्री है। ठीक है। तो देखो, तो मैंने लिखा है इन राइट ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पी बाय
बी, तो पी आपका कितना है, पी 60 के अपोजिट ए सी, और बी आपका कितना है, पी सी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। और ए से लेके सी तक, देखो ए से लेके बी तक कितना है, 6, और बी से लेके सी तक ये कितना है, एच, और पीसी, पीसी कितना है आपका, एक्स। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैन आई से दैट, यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 × एक्स। अच्छा, मैं एक्स को यहां लेके जा, और √3 को यहां लेके आ रहा हूँ। 6 + h को मैं ले सकता हूँ h + 6/√3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ आपका BCP। अब जो ट्राइंगल हम लेंगे वो क्या है, BCP। आप लिखोगे इन राइट ट्राइंगल BCP, ये एंगल कितना है आपका, 45, और बी से लेके सी तक परपेंडिकुलर, और सी से लेके पी तक ये इसका हो गया बेस। ये क्या हो गया आपका, अब देखो, तो tan 45 कितना होता है, 1, तो ये हो गया 1। अच्छा, बी सी क्या है, बी से लेके सी तक ये एच है, और सी से लेके पी तक क्या है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, h/x। तो यहां से जो मुझे रिजल्ट मिला वो क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x = h। इसको ले लो इक्वेशन 2। अब देखो, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, यहाँ पे जो x है, x की जगह मैं क्या रख रहा हूं, h, और इक्वल टू में क्या है, h + 6/√3। अब √3 को h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √3h, प्लस h को यहां लेके जाओगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। यहां से h कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 - 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/√3 इसको रैशनलाइज करो, तो √3 + 1, √3 + 1, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, √3 + 1। ये हो गया a - b, a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h = 6, विद इन ब्रैकेट √3 + 1। √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 क्या होगा, 2, और ये हो गया 3। तो h विल बी इक्वल टू 3। क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है तो ठीक है, नहीं तो 1.73 ले लेंगे, गिवन है 1.73 गिवन है। तो √3 की जगह आप क्या रखोगे, 1.73, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1। तो h = क्या हो गया, 3 × 2.73। अब 2.73 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, 8.19, तो ये आ गया। अच्छा, अभी आपने देखा था x h के इक्वल है, ये देखो x इसके इक्वल है h के, तो जो डिस्टेंस है वो भी क्या आ जाएगा, 8.19, एज h = x, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 8.19, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। और इसी के साथ आपका जो सेक्शन डी है ये होता है कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।